स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिस्पायरेशन इट्स ऑल अबाउट एनर्जी के कुछ टॉपिक जो हैं वो कवर किए थे। होप सो कि आपने वो वीडियो अच्छे से वॉच की होगी, आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम इसको पढ़ रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। लाइनिंग ऑल ऑफ द एयर पैसेजेस आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. One type is covered with tiny hairs called cilia. The other produces a sticky liquid called mucus. Small dust particles and bacteria stick to the mucus. The cilia beat to carry the mucus up to the back of the mouth where it is swallowed. So हमारे नोज़ के अंदर और ट्रैकिया के अंदर एक टाइनी हेयर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम आंख से नहीं देख सकते। इसको हम सिलिया कहते हैं। अब सिलिया का फंक्शन क्या होता है? अब जब हम सांस ले रहे होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट्स कह लें आप, जो कि हमारी सांस की नाली यानी ट्रैकिया के ज़रिए हमारे लंग्स तक जाते हैं। और सिलिया का फंक्शन ये है इसमें कि वो जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रोकता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह है, ठीक है। सिलिया क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह है जो कि इन टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि इन तमाम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ ये क्या करता है? एक डिफेंस का काम कर रहा होता है, जो कि हमारी आँखों से तो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये सिलिया इनको रोकता है ताकि वो हमारे लंग्स के अंदर ना जाएँ, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह। ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड सिस्टम बाय डिफ्यूजन. The alveoli are well adapted to speed up this process because there are thousands of very small alveoli. There is very big surface area for the oxygen to diffuse across. The walls of the alveoli are very thin in places, just 1 cell thick. The lining of the alveoli is moist so that the oxygen can dissolve. The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries. These carry the oxygen away and bring carbon dioxide back. अब हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एल्वियोलाई होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, और ये जो है इनकी जो वॉल है, यानी इनकी जो सरफेस वॉल है बाहर की, वो क्या होती है? थिन होती है, जबकि लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके अंदर क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रैकिया के ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर फैल जाएगा। मींस कि ऑक्सीजन जो है वो सांस की नाली के ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर फैलेगा। और लंग के जो एल्वियोलाइज होते हैं, अगर आप एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखें तो आपको नज़र आएगा कि एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरीज और वीन्स का एक बहुत ही डेंस नेटवर्क मौजूद होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ फुल डायग्राम में एक जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया है, जिसमें नोज़ है, माउथ, ट्रैकिया, रिब्स का आपको पता है पसलियाँ होती हैं, उसके बाद लंग, फेफड़े, आउटसाइड व्यू और इनसाइड व्यू भी दिखाई दिया गया है उसका, मतलब जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसका बाहर वाला व्यू और अंदर वाला व्यू। उसके बाद हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है वो किस पोजीशन पे है, उसके बाद रिब्स जो हैं वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है हमारे लंग्स को, क्योंकि ये एक बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती हैं रिब्स जो हैं, हमारी पसलियाँ, जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं एक ख़ास पोजीशन पे हैं। और ये अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा निज़ाम है हमारी बॉडी में, और हर एक ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। और मुझे आपको समझाने में जितना टाइम लग रहा है, अल्लाह पाक ने ये ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये एक सेकंड में हमारे बॉडी में हर निज़ाम जो है वो चल रहा है, हो रहा है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। जब भी हम लंग्स की बात करेंगे, आपको पल्मोनरी का एक वर्ड सुनने को मिलेगा। इसको पल्मोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंग्स के ऊपर है। जब यही सांस हमारे अल्वियोलाई तक पहुंचता है तो एयर सैक के अंदर जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं? एक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती हैं और एक डीऑक्सीजनेटेड बाहर की तरफ ब्लड लेकर आती हैं। अब नीचे डायग्राम के आप देख सकते हैं, यहाँ एल्वियोलाई की डायग्राम है, आर अरेंज्ड इन बंडल्स, जो कि एक बंडल की सूरत में है, क्या है? अरेंज है, लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप, जैसे कि एक अंगूरों का गुच्छा होता है। नेक्स्ट नीचे आप देखिए, ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, द कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस इन रिस्पायरेशन इन द सेल्स। ब्लड क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के ज़रिए क्या आता है? लेके आता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखें, ब्लड टेक्स ऑक्सीजन अवे टू एवरी सेल इन द बॉडी वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन।
और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेता है हमारी बॉडी के हर सेल से और इसको यूज़ करता है फॉर रिस्पायरेशन, हमारी रिस्पायरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन गोज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होता है। बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसनट्रेशन मतलब कि ज़्यादा मिकदार से यानी कम मिकदार की तरफ जाना। नेक्स्ट वी हैव ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। यहाँ आपको लंग्स की पिक्चर्स दिखाई दी गई हैं और इसमें डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि ब्रीथिंग आउट में क्या हो रहा होता है, हमारे मसल कैसे मूवमेंट करते हैं, और ब्रीथिंग इन में हमारे मसल्स की मूवमेंट कैसे हो रही होती है। बेसिकली ब्रीथिंग इन में हमारे जो मसल्स हैं वो बिटवीन द रिब्स के दरमियान क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इन, द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द रिब केज अप एंड डाउन, expanding the chest. At the same time, muscles contract to flatten the diaphragm, which is a dome-shaped muscle. This makes the space inside the rib cage bigger and reduces the air pressure in the lungs. Air moves into the lungs from outside through the nose and mouth because there the air pressure is higher. अब ब्रीदिंग इन में जो हमारे मसल्स हैं बिटवीन द रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब केज के अप एंड आउट मूवमेंट की वजह से हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कुशादा हो जाएगी। अवर लंग्स लाइक ए बैलून्स, हमारे जो लंग्स हैं बेसिकली बैलून्स की तरह हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन दे एक्सपैंड लाइक बैलून्स एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट दे कॉन्ट्रैक्ट लाइक बैलून्स। जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये हवा बैलून्स की तरह एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी इनमें हवा आएगी तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, वसी हो जाएंगे, कुशादा हो जाएंगे। और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे जो लंग्स हैं वो बैलून्स की तरह क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे, दे गेट स्मॉलर हो जाएंगे। Next, breathing out, the rib and diaphragm muscles relax. This lowers the chest and raises the diaphragm. The space in the rib cage gets smaller, so the air pressure increases. This forces air out of the lungs and out through the nose and mouth. अब हमारी बॉडी में एक लार्जेस्ट मसल है, दिस इज़ द वेरी लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, और वो कौन सा मसल है, डायफ्राम। इट सपोर्ट्स द लंग्स, वो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है। व्हेन इट गोज अप लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, यानी कि जब वो डायफ्राम है वो गोज अप यानी ऊपर की तरफ होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम सांस को बाहर निकालेंगे। व्हेन इट गोज डाउन लंग्स एक्सपैंड एंड वी ब्रीथ इन, और जब इसको ये डायफ्राम नीचे की तरफ होगा, मूव करेगा, तो लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और हम सांस, तो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग इन का प्रोसेस होगा। Next we have lung capacity. When the lungs are fully inflated, they hold about 5 liters of air. However, when you are at rest or sleeping, only about 500 centimeter cube of air is exchanged. During exercise, you breathe in and breathe out an extra 3 liters of air. अब बात करेंगे लंग कैपेसिटी की। जब हमारे लंग्स जो हैं वो फुली इन्फ्लेटेड होते हैं, यानी कि हवा से बिल्कुल फूले होते हैं, तो उसमें तकरीबन 5 लीटर ऑफ एयर मौजूद होती है, 5 लीटर हवा होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है या आप सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो एयर का एक्सचेंज होता है वो तकरीबन 500 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज के दौरान जब आप ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट आपकी बॉडी में प्रोसेस होता है, सांस लेने का अमल या बाहर निकालने का अमल, तो एक्स्ट्रा 3 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो क्या होती है, यूज़ हो रही होती है। ब्रीदिंग रेट, एट रेस्ट यू नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 16 टाइम्स पर मिनट। This rises to 20 or 30 times per minute when you are exercising. अब ब्रीदिंग रेट क्या है? जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो नॉर्मली जो आपके अंदर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस होता है उसमें तकरीबन 16 टाइम मिनट्स, यानी वो हवा अंदर लेके जाने और बाहर निकालने का जो अमल है वो 16 टाइम्स पर मिनट में होता है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में ये ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 20 से 30 टाइम इंक्रीज़ हो सकता है। अगर रेस्ट में है तो 16 टाइम्स पर मिनट, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको 20 से 30 टाइम्स पर मिनट टाइम ये लगेगा। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।